हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस। अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। आज हम जो कवरेज करेंगे वो क्या करेंगे, वो जो टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी एमसीक्यू करेंगे जो एग्ज़ाम में आने ही मैक्सिमम चांसेस रखते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है बच्चों, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं अपने केस स्टडी की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम केस स्टडी को पढ़ते हैं। सबसे पहले एमएसएमई के ऊपर सबसे पहला केस स्टडी बनाया गया। ये बच्चों केस स्टडी जो है रियल लाइफ एग्जांपल पे और जो सीबीएसई ने इशू करी थी उसके पे बेस है ये। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों किस चीज़ पे बात की गई है? इंडिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सेक्टर इज अ पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इंडिया में जो एमएसएमई सेक्टर है उसे क्या कहा गया? इकोनॉमिक ग्रोथ का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कंट्रीब्यूटिंग 29% टू द नेशनल जीडीपी एंड एन इम्प्रेसिव 48% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, however the COVID-19 pandemic exposed vulnerabilities and triggering a several liquidity crisis that थ्रेटिन मिलियंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये बच्चों कह रहा है कि कोविड-19 के टाइम पे एमएसएमई को ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। ठीक है बच्चों, इन रिस्पॉन्स द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ सब्सटेंशियल 750 मिलियन लोन टू सपोर्ट रिकवरी इफेक्ट। नाउ द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव एम टू स्ट्रेंथन एमएसएमई थ्रू इम्प्रूव एक्सेस टू क्रेडिट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड मार्केट लिंकेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करा? सबसे पहले एक बार अपने केस स्टडी को एक बार पढ़ लिया और ऊपरी ऊपरी समझने की कोशिश करी। तो बच्चों अगर मैं इस पैराग्राफ का क्रक्स निकालना चाहूँ तो इसमें क्या बात की गई? इसमें हमें एमएसएमई जिसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं उसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया सर? उसके बारे में बताया गया कि एमएसएमई जो सेक्टर है वो जीडीपी का लगभग 29% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी इसका रोल 48% का है जो कि एक मेजर रोल निभाता है। फिर किसके बारे में बात करी गई? फिर बोला गया कि कोविड-19, आप सभी को पता है पेंडेमिक सिचुएशन था। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया वो एमएसएमई बिजनेस वालों को आया है। क्यों आया सर? एक तो लिक्विडिटी क्रंच, यानी पैसे की कमी होती थी क्योंकि वो ज़्यादा बड़े सेक्टर नहीं होते हैं। एमएसएमई वाले बिजनेस ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं करते हैं। और पूरी की पूरी सप्लाई चेन क्या हो गई थी बच्चों? डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब अब सब इंडिया में लॉकडाउन लग गया तो सप्लाई चेन क्या ही कैसे ही काम करेगी। ठीक है, फिर इसी का रिस्पॉन्स में वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन का लोन अप्रूव करा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव स्कीम्स निकाले। इस पैराग्राफ से हमें अभी तक ये पता चला। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैराग्राफ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? एमएसएमई सेक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है क्या बच्चों? विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एमएसएमई। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एमएसएमई का एडवांटेज नहीं है? सबसे पहले यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। एमएसएमई जो है लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है। क्या ये एडवांटेज नहीं है एमएसएमई का? सर एडवांटेज है, जरूरी है, क्योंकि एमएसएमई वो बिजनेस होते हैं जो कि क्या है, बड़े लेवल पे नहीं है, स्टार्टअप है, जो कि क्या बच्चों? स्टार्टअप है। दूसरा बच्चों, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एमएसएमई जो है वो क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो क्या इसका डिसएडवांटेज है? बच्चों नॉट एन एडवांटेज का मतलब एमएसएमई का डिसएडवांटेज पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये एमएसएमई का एडवांटेज है। रिक्वायर मोर कैपिटल देन लेबर, यानी जो एमएसएमई वाले होते हैं कैपिटल पर ज़्यादा रिलाई करते हैं एज कम्पेयर टू लेबर, यानी मशीनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं एज कम्पेयर टू लेबर। ठीक है, तो इसको बच्चों एक बार होल्ड रखते हैं। दूसरा बच्चों, इंश्योर करता है इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी एमएसएमई जो है वो क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों में समान मात्रा में। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये भी बच्चों क्या एक एडवांटेज है, ये भी बच्चों क्या एक एडवांटेज है, ये भी बच्चों क्या एक एडवांटेज है। पर कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना एज कम्पेयर टू लेबर, ये बच्चों क्या एक एडवांटेज नहीं है। ठीक है, एमएसएमई हमेशा लेबर इंटेंसिव होता है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, क्योंकि कैपिटल के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए बड़ी मात्रा में। अगर उसके पास पैसा होता ही है तो फिर वो एमएसएमई में ही क्यों रजिस्टर होगा? तो बड़ा बिजनेसमैन हो गया, खुद से भी क्या काम कर सकता है, उसे गवर्नमेंट सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा बच्चों, कोविड-19 के बारे में ऊपर बात की गई थी। हाँ जी सर, एमएसएमई सेक्टर सफ़र करा ड्यूरिंग द कोविड-19
प्राइमरली सबसे मेन कारण क्या था, यानी कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर ही क्या हुआ, अफेक्ट हुआ, हमें पता है। तो इसका मेन रीज़न क्या था सर? इसका मेन रीज़न हमने पढ़ा था लिक्विडिटी क्रंच। एक तो उनके पास पैसों की कमी आ गई और डिसरप्टेड सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन भी क्या होगी बच्चों, इम्पैक्ट हुई थी। देखो बच्चों ये रहा लिक्विडिटी क्राइसिस, ठीक है, और बच्चों सप्लाई चेन, ठीक है, क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ऊपर के दोनों एमसीक्यू समझ आ गए होंगे और आपने ये केस स्टडी समझा भी कि ये केस स्टडी कितना रियल प्रैक्टिकल था और किस तरीके से हमें इसमें वो हो जाए अटैम्प्ट करने होते हैं। दूसरा केस स्टडी पर चलते हैं बच्चों। दूसरा केस स्टडी किसके रिगार्डिंग है? जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर, यानी इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है दूसरी केस स्टडी। इस केस स्टडी को पहले हम पढ़ लेते हैं, सेम बच्चों जैसे ऊपर पढ़ा था। द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा विटनेसेस massive expansion of the public sector as India purchase self-reliance and industrial diversification। ये बच्चों किधर 1991 से पहले की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट अडोप्टेड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। मतलब बच्चों ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 1991 से पहले, ठीक है, 1991 से पहले सब चीज़ क्या थी हिंदुस्तान में, पब्लिक सेक्टर को, सब चीज़ पब्लिक सेक्टर में ही थी और पब्लिक सेक्टर को ही प्रमोट किया जाता था। इसका रीज़न क्या था बच्चों? एक तो प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल नहीं था और उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी। दूसरा, हैवी इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी थी, यानी बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियल थे क्या करा, गवर्नमेंट ने खुद स्टैब्लिश करे थे। तो इसका रीज़न ये था बच्चों, ठीक है। पहले वाले इतने पैराग्राफ से हमने यही जाना, ठीक है। इसमें फिर बच्चों पीएसयू के हुआ, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ, यानी पीएसयू स्टैब्लिश टू बिल्ड हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर प्राइवेट कैपिटल वाज इनसफिशिएंट। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब सर प्रोटेक्शन पॉलिसी एम एट रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स एंड टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल चैलेंजेस, इनएफिशिएंसी, माउंटेनिंग लॉसेस, ब्यूरोक्रेट्स, रेड टेपिज्म, ठीक है, और प्लेस्ड मैनी पीएसयू, ये सारे क्या थे, रीजन थे पब्लिक सेक्टर को क्या करने में, डोमिनेट करने में। तो बच्चों साफ साफ ये बता गया कि 1991 से हमारी पॉलिसी कैसी थी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाई डिड पब्लिक सेक्टर डोमिनेट अर्लियर प्लानिंग, यानी पब्लिक सेक्टर क्यों डोमिनेट कर रहा था 1991 से पहले। तो सब सिंपल रीजन सर, अभी जैसा आपने पढ़ा, लैक कैपिटल थी एंड विलिंगनेस की भी कमी थी, क्योंकि रिस्क टेकिंग, उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ाद होने के कारण क्या हुआ था, जितने भी वो बड़े बड़े लोग थे कम ही बचे थे और वो भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्या थी कि हमारे उस टाइम पे देश में एक अनसर्टेनिटी का माहौल था। टू प्रमोट कंपटीशन सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपटीशन को प्रमोट करना होता तो प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं देते, वो फॉरेन को जगह नहीं देते। टू अनकवरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट सर, ये तो सबसे ज़्यादा मना था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रूल लगा दिया था, यानी उस टाइम पे ये रूल था कि आप बाहर से इंपोर्ट तो कर ही नहीं सकते हो। टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, अरे सर सारे पब्लिक सेक्टर ही भरे हुए थे, हर सुई से लेकर दवाई तक, मशीन तक, जो कुछ बनाती थी वो पब्लिक सेक्टर बनाती थी, प्राइवेट सेक्टर को तो एनरोल ही नहीं किया गया था। तो बच्चों ये तीनों क्या है, आंसर नहीं है। आंसर क्या था प्राइवेट सेक्टर का, कि क्या था, प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल की कमी थी और विलिंगनेस यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है उसकी भी कमी थी, क्योंकि क्या था, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी थी। दूसरा बच्चों असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, पीएसयू ऑफन इनकर लॉसेस ड्यू टू इनएफिशिएंसी। सर ठीक है, पीएसयू जो है, अब सारे जो सेक्टर गवर्नमेंट ने खड़े कर रखे थे, ये जरूरी तो नहीं है ना सारे के सारे सेक्टर प्रॉफिटेबल हो सकता है कि एक सेक्टर प्रॉफिटेबल हो, एक सेक्टर लॉस में जा रहा हो। और दूसरा, पीएसयू हैड पुअर टेक्नोलॉजी एंड रेड टेपिज्म। और 1991 से पहले बता रहे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उनके अंदर क्या चलता था, भ्रष्टाचार, करप्शन चलता था। रेड टेपिज्म का मतलब बच्चों भ्रष्टाचार, करप्शन, और पुअर टेक्नोलॉजी का मतलब हम टेक्नोलॉजी को अपडेट ही नहीं करना चाहते थे, हम लेबर पे ज़्यादा विश्वास करते थे एज़ कम्पेयर टू कैपिटल पे, और ये रियलिटी भी थी 1991 से पहले। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ट्रू, यानी ए भी ट्रू है और उसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये केस स्टडी भी बढ़िया से समझ आया होगा। अब तीसरी केस स्टडी जो बच्चों किस पे पूछा है उसने हमसे, आरबीआई पे। किस पे पूछा है, रोल ऑफ आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये बच्चों क्या, मैं आपके टॉपिक लेकर आया, मैंने पूरा केस स्टडी पढ़ा, फिर ये देखा है कि इस टॉपिक किस पे रिलेट करता है। जैसे कि आपको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी आपको इमेज दिख रही होगी, पहले पढ़ ले सर केस स्टडी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्व एज द सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी। हाँ जी सर, सभी बैंकों का बैंकर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी कंट्रोल करता है, हाँ सर, फीचर्स में हमने पढ़ा है।
ठीक है। क्रेडिट मैनेजमेंट भी करता है, हाँ सर। कॉम्प्रीहेंसिव बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक पे रेगुलेट करता है, बैंकों को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, हाँ सर, अक्रॉस द नेशन, भारत के अंदर ही अंदर, हाँ सर। द हिस्टोरिकल डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2016 में क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, जिसमें 500 के और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया, हमारी इकोनॉमी के सर्कुलेशन में से हटा दिया गया, हाँ सर। ये बच्चों क्या केस स्टडी है, ठीक है। तो हमने जब मैंने केस स्टडी एनालाइज किया तो मैंने आपके लिए क्या करा, जो केस स्टडी में मेन मेन चीज़ पूछी गई थी, जिस पे बात करा गया था, वो मैं आपको एक अलग से मैंने लिख दिया। देखो केस स्टडी में 3 चीज़ के ऊपर मेनली फोकस किया गया बच्चों, किस पे, करेंसी मैनेजमेंट, यानी आरबीआई सोल अथॉरिटी है जो कि क्या करती है, इशू करेंसी नोट एंड मैनेजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में, ठीक है। ये बच्चों क्या आंसर है, जैसे करेंसी मैनेजमेंट की बात आए तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए आरबीआई के बारे में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात आए तो 6 मेंबर की कमेटी होती है जो क्या डिटरमाइन करती है बच्चों की इंटरेस्ट रेट क्या रखना, सर कौन सा इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, जो इस तरीके रेट आरबीआई हर टाइम पे इशू करती रहती है। और बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में बच्चों बात करी गई थी। हम क्वेश्चन पढ़ ले बच्चों, आरबीआई इज कॉल्ड द बैंकर बैंक बिकॉज, यानी आरबीआई को हम बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, सबसे क्या, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है इसलिए, एलआरआर लिक्विडिटी रेशो को डिसाइड करता है इसलिए, या नन ऑफ द अबव, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। और एक ऑप्शन तो पढ़ना भूल गए बच्चों, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, सर लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के कारण ही हम क्या करते हैं, आरबीआई को बैंकर्स का बैंक कहते हैं। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है जब बैंक किसी मुसीबत में पड़ता है, किसी क्राइसिस में पड़ता है, तो आरबीआई क्या करता है, उन्हें बचाता है, उन्हें लोन देता है, उन्हें क्या करता है, दोबारा खड़ा होने को देता है। जैसे अभी बच्चों आरबीएल बैंक जो पूरी तरह से डूबने के कगार पे आ गया था, लेकिन आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने सपोर्ट करा, ठीक है। यानी आरबीआई उस समय कैसे आया, लैंडर आया, ऑफ लास्ट रिजोर्ट के तौर पे आया, आरबीएल को पैसे दिए, ठीक है, और क्या करा, उसे खड़ा करने में, उसे जो है दोबारा से रिवाइव करने में मदद करी। अब पंजाब नेशनल बैंक देख लो बच्चों, अब नीरव मोदी ने 11,000 करोड़, इतने 10,000 करोड़ का घोटाला करा। अब आज के टाइम पे अगर पंजाब नेशनल बैंक क्या हो जाए, बंद हो जाए ना बच्चों, हमारी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। तो आरबीआई की मजबूरी है, ठीक है, क्या करेगा आरबीआई, पंजाब नेशनल बैंक को फ्री में नहीं देगा, लोन प्रोवाइड करेगा, उसे खड़ा रखेगा, उसे जिंदा रखेगा। अगर वो मर गया पंजाब नेशनल बैंक, तो हमारा इकोनॉमी, हमारा भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, भुखमरी आ जाएगी, वॉर छिड़ जाएगा, ठीक है, इंटरनली इशू पैदा हो जाएंगे। तो समझ आया बच्चों, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्यों कहा जाता है आरबीआई को। डीमोनेटाइजेशन बच्चों, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को बेच दो, नहीं सर ये क्या बात है, तो की नहीं है। नए कॉइन को रिलीज करो, सर रिलीज करना तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है बंद करना, रिलीज करना क्या होता है, न्यू कॉइन को आरबीआई रिलीज नहीं करती 1 रुपये का, बच्चों पता है ना आपको। डिक्लेयर करेंसी नोट्स नो लॉन्गर लीगल टेंडर, हाँ सर ये आंसर है, मतलब वो डिक्लेयर करती है उन करेंसी नोट को जो क्या है अब से भारत में वैलिड नहीं रहेंगे, और नन ऑफ द अबव, ये तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, करेंसी नोट्स को लीगल टेंडर से हटा देना आरबीआई करती रहती है। जैसे आरबीआई ने 2016 में कहा था, 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए थे, हमारी इकोनॉमी से हटा दिए थे। यानी आज के बाद से 2016 में 500 और 1000 के नोट कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में एक्सेप्ट नहीं करेगा पेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो समझ रहे हो बच्चों, कैसे केस स्टडी पूछे जाएंगे आपसे, कैसे आपको उसका कर, देखो केस स्टडी में हालांकि कुछ नहीं है, पर इसमें कितने कुछ बातें कर गया वो, और क्या क्या आपको कहाँ कहाँ घुमाएगा वो, ठीक है। आपको खुद नहीं पता किस तरीके से आपको घुमाएगा पेपर में, एग्जाम में, ठीक है बच्चों। अब हम किस पर चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड कोविड-19 का रिस्पॉन्स। ये भी बच्चों आरबीआई के रिगार्डिंग है, बैंक के रिगार्डिंग है, पर ये किस पे केस स्टडी बनाया है सीबीएसई ने, कोविड-19 का जो दौरान थी, जहाँ पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली पड़ी थी, लेकिन भारत उस समय स्टेबल था, तो वो कैसे था उसके बारे में केस स्टडी है। द पेंडेमिक डिमांड अनप्रेसिडेंटली मॉनेटरी इंटरवेंशन, द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इम्प्लीमेंटेड एग्रेसिव मेजर टू इंजेक्ट लिक्विडिटी एंड सपोर्ट इकोनॉमी रिकवर ड्यूरिंग द क्राइसिस। कुछ नहीं बच्चों, वही बता रहा है कि आरबीआई ने किस तरीके से पेंडेमिक के टाइम पे लिक्विडिटी को मेंटेन करा, इकोनॉमी को सपोर्ट करा, ताकि क्या कर सके, वो रिकवरी कर सके, ठीक है बच्चों। तो आरबीआई ने क्या क्या वो हिस्सा उस समय करा था, यानी 2019 में, कोविड-19 में जब आया था कोविड, तो उस समय आरबीआई ने अपना आपको क्या क्या करा था। सबसे पहले बच्चों 4% रेपो रेट को आरबीआई ने क्या करा था बच्चों, गिरा दिया था, ठीक है। रेपो रेट के कम होने से बच्चों क्या होता है, रेपो रेट के कम होने से बच्चों लोन सस्ता हुआ और इन्वेस्टमेंट की भी चांसेस बनी। 3.35% का रिवर्स रेपो रेट कर दिया था, यानी रिड्यूस करा टू डिस्कवरेज बैंक ऑफ फ्रॉम पार्किंग एक्सेस फंड टू आरबीआई। यानी
रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंक के पास एक्सेस मनी आ जाए, किसके पास, बैंक के पास, और उस किसके पास जमा कराता है, आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने बोला अगर मेरे पास पैसा रखोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें 3.35 इंटरेस्ट का ब्याज दूंगा, पर अगर तुम किसी भी जनता को दोगे यानी पब्लिक को दोगे तो वो पब्लिक से तुम 4% का ब्याज रिसीव करोगे, मतलब 4% से दर से क्या लोगे, इंटरेस्ट रिसीव करोगे। तो अब जाहिर सी बात है बैंक को किसमें फ़ायदा है, इसमें रेपो रेट में फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर आरबीआई के पास रखेगी वो पैसा तो सिर्फ वहाँ पे 3.35% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर किसी कॉमन मैन को लोन के तौर पे देगी तो वहाँ पे 4% की रेट से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे बैंक ने लोगों को लोन देना आसान कर दिया, यानी वो ज़्यादा प्रोसेस नहीं करती थी, ज़्यादा कागजात नहीं मांगती, लोन दे देती थी। 750 मिलियन का क्या करा, लिक्विडिटी सपोर्ट करा आरबीआई ने। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी क्या रही, बची रही, और एज़ कम्पेयर टू और देशों की इकोनॉमी जहाँ पे क्या हुई, धड़ाम से नीचे गिर गई थी। तो इकोनॉमी रिवाइवल स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई थी, टू रिवाइव इकोनॉमी एमपीसी सजेस्टेड, ठीक है। क्या उसने सजेस्ट करा, मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दो, रिलीज ऑफ मनी सप्लाई, डबलिंग मनी सप्लाई, या नो चेंजेस। तो बच्चों हमारी आरबीआई ने क्या करा था, रिलीज करा था मनी सप्लाई को, देखा ना 750 मिलियन का पैसा क्या करा था सपोर्ट प्रोवाइड के लिए, यानी आरबीआई ने बैंक को 750 मिलियन की सपोर्ट करी थी, जिसके कारण हुआ था बैंक रिवाइव कर पाए थे, ठीक है बच्चों। रिलीज ऑफ मनी सप्लाई को बच्चों दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं बच्चों, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बच्चों, लिख लो, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। अगर पेपर में ये वर्ड आया रिलीज ऑफ मनी सप्लाई की जगह एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा बच्चों। इस बार का इकोनॉमी का पेपर केस स्टडी जैसा कि सीबीएसई की तरफ से वो मिला जा रहा है, इनपुट मिले जा रहे हैं, उन्होंने जो रिलीज़ करे जा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाला है। केस स्टडी में भारी भारी वर्ड यूज़ करे जाएंगे, तो प्लीज़ आप केयरफुली रहना, अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही डेप्थ तक क्लियर करते हुए चलना। और बात बाकी ऑल इन वन क्लासेस तो है ही आपके साथ, मैं आपके साथ के वो केस स्टडी के सीरीज़ ऐसी टाइम पे लाता रहूँगा, आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो। इंटरेस्ट रेट टूल, यानी इंटरेस्ट रेट मेंशन इंक्लूड बैंक रेट एंड रेपो रेट, बैंक रेट एंड लैंडिंग रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बच्चों ये पूछ रहा है जो ऊपर जो इंटरेस्ट रेट इंक्लूड करा है वो क्या है, जो ऊपर जो है एक तो रेपो रेट इंक्लूड करा है, एक रिवर्स रेपो रेट, तो यही पूछ रहा है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। कई बार जो है सीबीएसई जो थोड़ा सा घिसक सा जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता, बस आपको डराना चाह रहा था। देखो क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे, अरे बाप रे क्या पूछ ले, बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, लैंडिंग रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, और सब सर सब तो ठीक जैसे लग रहा है, पर आखिरी में देखो क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट रेट मेंशन इंक्लूड, यानी ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन कौन से है, बस आपको उसमें ठीक करना था। तो अब मैंने पढ़ा 4% का रेपो रेट दे रखा है, 3.35% का रिवर्स रेपो रेट दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ठीक हो गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पैनिक मत होना, क्वेश्चन कई बार हो सकता है कि घुमाएगा, नो डाउट घुमाएगा क्वेश्चन, आपको खेलेगा आपके जज्बातों से, पर इतना भी डिफिकल्ट, अगर डिफिकल्ट एक क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको उसकी मजबूरी है, उसको आपको आसान देना ही पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि पहला चैप्टर से कोई केस स्टडी ना बने, सर इम्पॉसिबल है सर, ये तो क्या है, एक इम्पॉसिबल। तो पहला चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमी से आपका ये केस स्टडी भी बन के आया हुआ। अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ फंडामेंटल टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ नहीं है बच्चों, नेशनल इनकम समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जीडीपी पढ़ते हैं, जीएनपी पढ़ते हैं, एनएनपी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर द फिजिकल डेफिसिट रिप्रेजेंटिंग द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इंडिकेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा है ये बच्चों, कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है वो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, सर हमें पता है। फिर यह पूछ रहा है कि नेशनल इनकम के मेन कंसेप्ट क्या होते हैं, जीडीपी पढ़ते हैं सर, जीएनपी पढ़ते हैं, एनएनपी पढ़ते हैं, ओके सर। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट की रेवेन्यू, तो उनके बीच का कितना डिफरेंस है, वही बच्चों क्या कहलाता है, फिजिकल डेफिशिएट कहलाता है। तो बच्चों ये तो केस स्टडी था, कुछ नहीं दिया केस स्टडी में, मैं आपके लिए क्या ला रहा हूँ, थोड़ा सिंपल वर्जन लेगा। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है बच्चों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन अगर लिखने को आ जाए, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। एक डोमेस्टिक टेरिटरी में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितना प्रोड्यूस होता है, उसे ही हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है बच्चों, केस स्टडीज जानने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कराना पड़ा चाहता हूँ। जीएनपी बच्चों क्या होता है,
जब हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या आता है हमारा जीएनपी आ जाता है। एनएनपी का मतलब बच्चों होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सर जीएनपी में से जब हम डेप्रीसिएशन बच्चों क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ठीक है, इसलिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। पर कैपिटल इनकम बच्चों कैसे निकालते हैं, तो टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटल इनकम आ जाएगा। मतलब पर कैपिटल इनकम का दूसरा नाम होता है बच्चों एवरेज इनकम भी कह सकते हो, कि एवरेजली कितने लोग कमा रहे हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर बच्चों हमने केस स्टडी पढ़ ली, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन क्या कहलाता है। अरे सर ये भी क्वेश्चन की पूछी थी, पर कैपिटल इनकम सर ऊपर ही पढ़ लिया। देखा बच्चों ऊपर की 3 केस स्टडी ऐसी तैसी कर दी हमारी करने में, आखिरी में क्या पूछ रहा है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्या मतलब, क्या बता दो ना, तुम्हें करना क्या चाहते हो, क्यों जज्बातों के साथ खेल रहे हो। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला, अरे भाई साहब, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को क्या कर दे, जब हम माइनस कर देते हैं तो बच्चों क्या आता है, हमारा फिजिकल डेफिसिट आता है। सर ये कौन स्टडी था, लोल बना दिया, लोल लोल बना दिया इन्होंने। तो बच्चा ऐसा देखो, मिक्सअप पूछेगा, वो हार्ड भी पूछेगा, मीडियम भी पूछेगा, पर ओवरऑल अब की बार का इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, ऐसे इंडिकेटर्स मुझे मिल रहे हैं। ये मेरी क्या है, टोटल मेरी कॉल है, ये आप पे बाइंड नहीं करता हूँ। आखिरी में बच्चों टिप्स कुछ देना चाहता हूँ, कैसे आप एग्जाम पेपर में सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला टिप, केस स्टडी को ध्यान से पढ़ो बच्चों, कीवर्ड्स को मेंशन करो। कीवर्ड्स को मेंशन करते साथ ही आपको पता चलना चाहिए किस चैप्टर से है, उस चैप्टर के अराउंड अपने दिमाग को ले जाओ, उस चैप्टर के अराउंड अपने दिमाग को घुमाओ। एलिमिनेट मेथड यूज़ करो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जैसे कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ वो पहला सेक्टर जो था एमएसएमई का, कौन सा एडवांटेज नहीं है, इसमें हमने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करा, यूज़ करा, जिससे हम क्या कर सके, जो ऑप्शन हो ही नहीं सकते उन्हें तो कम से कम डिलीट कर बाद में डिसाइड कर लेंगे, 50-50 खेल लेंगे। और टाइम बाउंड रखो, ये नहीं आपके पास 2-3 घंटे का पेपर है तो ये नहीं 2 घंटे में सिर्फ आप 30-20 नंबर का एमसीक्यू कर रहे हो, नहीं, जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिस करो, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अब मेरी चीज़ के साथ जुड़े रहो, ठीक है। और नहीं तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो तो खुद से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एट द एंड बच्चों मोटिव यही है, चाहे आप मेरे से पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, खुद से पढ़ लो, इकोनॉमिक्स में बढ़िया नंबर लेके आना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में मेरे साथ लिखते हैं इकोनॉमिक्स रेडी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर आपको चैनल बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।